वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए हैं एक कोरियन मूवी जिसका क्लाइमेक्स देखकर आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मूवी का नाम है मिसिंग यू और ये 2016 में रिलीज हुई थी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ इसके बारे में। एक सीरियल किलर है जिसने कई लोगों का कत्ल किया है। वो पकड़ा जाता है, उसका केस कोर्ट में आ जाता है, लेकिन उसके खिलाफ सिर्फ एक ही कत्ल का सबूत मिलता है, जिस वजह से उसे होती है 15 साल की जेल की सजा। और एक और चीज है कि जो मूवी की अपनी हीरोइन है ना, उसके पिता का कत्ल भी इसी ने किया, लेकिन उस वक्त वो बेचारी बहुत छोटी थी, इसलिए 15 साल के बाद जब कातिल रिलीज होता है तो बस हीरोइन इसको कैसे भी करके मार डालना चाहती है। और क्या आखिर में हीरोइन इसको मार पाई? और क्लाइमेक्स में वो कौन सा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट है जो हर व्यूअर की आंखों को नम कर देगा। सच बता रहा हूँ। बस ये सब कुछ देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, और इतनी मेहनत से आपके लिए इंटरेस्टिंग मूवीज लेकर आते हैं, उसके लिए एक लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मूवी की शुरुआत कोर्ट रूम में होती है, जहां पर एक कातिल जिसने 7 कत्ल किए हैं उसका केस चल रहा होता है। इसका नाम है किम, लेकिन सिर्फ एक कत्ल में उसके खिलाफ एविडेंस मिल पाते हैं, जिस वजह से उसे जेल की सजा हो जाती है 15 साल की। कोर्ट में बैठे लोग जो कि इसके विक्टिम्स के परिवार वाले हैं, वो सह नहीं पाते कि इस कातिल को सिर्फ 15 साल की सजा कैसे मिल गई। इसको तो बहुत ज्यादा बल्कि फांसी की सजा देनी चाहिए थी। लेकिन इसी हलचल के बीच एक छोटी बच्ची आंसू बहाकर पीछे की ओर जा रही होती है। वो नहीं जानती कि यहाँ पर चल क्या रहा है। यही है इस मूवी की हीरोइन, जिसका नाम है शिनो। यहाँ से कहाँ जाना है ये शिनो बिल्कुल नहीं जानती। वो एक जगह जाकर चुपचाप अपने पापा के दिए हुए वॉकमैन पर म्यूजिक सुनने लग जाती है। बहुत उदास बैठी होती है वो। तब शिनो के पापा का पार्टनर, जिसका नाम यंग है, वो शिनो के पास आता है। असल में शिनो के पापा, जिनका नाम पार्क था ना, वो एक डिटेक्टिव थे और यंग उनका पार्टनर और अच्छा दोस्त था। यंग उस बेचारी को दिलासा देता है कि बेटा तुम रोना मत, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। एंड यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि पार्क शहर में हो रहे सीरियल किलिंग्स के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा था। एक रात हुआ ये कि वो फोन पर बात करते करते टैक्सी से नीचे उतरा तो एक आदमी उसको धक्का देकर टैक्सी में चढ़ा था। लेकिन पार्क ने तो उस समय उस पर ज्यादा ध्यान दिया नहीं और घर की ओर चलने लग गया। लेकिन अचानक हुआ ये कि उसकी गर्दन से बहुत सारा खून निकलने लग गया। असल में जो आदमी पार्क को धक्का देकर कार में चढ़ा था ना दोस्तों, वही सीरियल किलर था और उसी ने पार्क की गर्दन पर चाकू से वार किया था। लेकिन उसने इस तरह किया कि पार्क को बिल्कुल भी एहसास न हो। बड़ी मुश्किल से वो घर के अंदर आ जाता है। घर में बेचारी शिनो सो रही होती है और पार्क दर्द के मारे उसको पुकार भी नहीं पाता। आखिर बाहर अपनी बेटी को देखने के लिए वो धीमी आवाज में कहता है, बेटा शिनो प्लीज मुझे देखो। इसके बाद पार्क दम तोड़ देता है दोस्तों अपना। अब अगले दिन दिखाते हैं तो पार्क का पार्टनर यंग उसके घर पर आता है, क्योंकि आज पार्क का बर्थडे है ना। लेकिन अंदर जाकर उसे लगता है बहुत बड़ा शॉक। शिनो तो समझ नहीं पाई थी कि उसके पापा नहीं रहे। वो बर्थडे केक वगैरह सजाकर अपने पापा को बर्थडे कैप पहनाकर उसे जगा रही होती है। ओहो मासूम बच्ची। ये देखकर यंग पूरी तरह टूट जाता है। तो अब 15 साल के बाद दिखाते हैं कि कातिल किम जेल से छूट गया है। यंग उसके सर पे खाना दे मारता है और पूछता है, कैसे हो, जेल में सब ठीक था ना? किम कहता है, ये क्या मजाक है, क्या अभी भी आप यही मानते हैं कि वो 7 खून मैंने ही किए थे? यंग कहता है, हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने किए थे, सारे कत्ल तुमने ही किए समझे। लेकिन बड़ी शातिरी से सिर्फ एक कत्ल के लिए तुम 15 साल काट कर आ गए। और तुम देखना बेटा, मैं तुम्हें किसी न किसी केस में फंसा कर ना पूरी जिंदगी जेल में ही रखवाऊंगा। वैसे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट करना, कहकर वो अपना कार्ड देकर चला जाता है। कट करके यहाँ से शिनु को दिखाते हैं, जो अब थोड़ा बड़ी हो चुकी है और स्टेज पर वायलिन परफॉर्मेंस दे रही होती है। फिर उसे टीवी पर देखकर वो बड़ी खुश होती है। ड्यूटी करते हुए पार्क की मौत हुई थी तो उसे सरकार की तरफ से एक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। शिनु उसको देखकर प्राउड फील करती है। और आज ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का दिन होता है तो शिनु एक छोटी बच्ची को अपने हाथ का बनाया हुआ पिंक रिबन गिफ्ट करती है। फिर माल से लदी हुई गाड़ी को धकेल कर किसी की वो मदद करती है और एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर जाकर आराम से बैठ जाती है। असल में दोस्तों, शिनु के माँ ने ना उसके पिता पार्क को डाइवोर्स कर दिया था और उसने किसी और से शादी कर ली थी। और यहाँ से उसकी माँ का घर दिखता है तो शिनु यहाँ बैठकर अपनी माँ को देखकर खुश हो लेती है। लेकिन माँ के हाथ में बैंडेज देखकर वो परेशान होती है कि माँ को क्या हो गया। एक्चुअली माँ का दूसरा पति बहुत सारे लॉटरी टिकट्स खरीद कर जा रहा होता है तो शिनु उसको रोक कर धमकाती है कि तुमने फिर से माँ को मारा क्या? उनके हाथ में चोट कैसी आई? उनका अच्छे से ख्याल रखना वरना मार डालूंगी तुम्हें। ये कहकर शिनु पुलिस स्टेशन आ जाती है और वहाँ पुलिस ऑफिसर्स को भी वो पिंक रिबन का बैज देती है, जो कि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का सिंबल है। अब यंग जो है ना, वो शिनु की अच्छी देखभाल करता है, लेकिन फिर भी शिनु अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, खुद सब कुछ करना चाहती है। इसलिए वो पुलिस स्टेशन जाकर छोटे मोटे काम कर लेती है। यंग भी सारे पुलिस वालों से 10-10 डॉलर्स कलेक्ट करके शिनु को इस काम के पैसे भी देता है। तभी उनका चीफ आकर कहता है कि वो कातिल याद है ना तुम्हें? 15 साल के बाद वो साइको कातिल जेल से छूट चुका है। यंग कहता है, हाँ सर, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, अभी बल्कि उससे अच्छी तरह बात करके आ रहा हूँ। चीफ कहता है कि देखो वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, इसलिए उस पर अभी भी तुम नजर बनाए रखना। अब यंग अपने 2 असिस्टेंट्स को किम की सारी डिटेल्स देकर कहता है कि उसे फॉलो करो और मुझे बताते रहो कि वो कहाँ पर जा रहा है, क्या क्या कर रहा है। यंग के दोनों असिस्टेंट्स किम को फॉलो करने लग जाते हैं।
इनमें से एक सीनियर असिस्टेंट है और ये जो गोल मोटोल असिस्टेंट है ये जूनियर है। जूनियर पूछता है कि 7 कत्ल करने के बाद वो किम पकड़ा कैसे गया। तो सीनियर बताता है कि जब उसने हमारे डिटेक्टिव पार्क का ही कत्ल कर दिया तो डिपार्टमेंट के लोग बहुत गुस्से में थे। तब हमें कत्ल के लोकेशन के बारे में एक इन्फॉर्मर ने बताया, फिर हमने उसे पकड़ लिया, बस खत्म। जूनियर पूछता है एक बात बताइए, उसे सिर्फ एक ही कत्ल की सजा क्यों मिली। तो सीनियर बताता है कि हर कत्ल में सीसीटीवी फुटेज के जरिए सिर्फ ये पता चला कि वो उस लोकेशन पर था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिला था कि उसी ने वो कत्ल किए थे। लेकिन एक कत्ल में उसने छोटी सी गलती कर दी और उसमें उसके खिलाफ एविडेंस मिल गया और उसी से उसको सजा मिल गई, वरना तो उसको फांसी जरूर मिलती अगर उसके सारे कत्ल पता चल जाते। तो सर उस किम के कत्ल करने का पैटर्न क्या है। सीनियर बताता है कि सबसे पहले तो वो अपने विक्टिम के हाथ पैर तोड़ देता है, फिर उसके सर पर एक प्लास्टिक कवर बांध देता है और एक डॉग कॉलर से उसका गला घोंट कर फिर मार डालता है और फिर लाश के टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। अब ये सुनकर तो जूनियर डर ही जाता है। दूसरी ओर किम मिनशू नाम के एक स्कॉट को कॉल करता है। उसके साथ मजे करने के बाद फिर किम पर कत्ल का भूत चढ़ जाता है दोबारा और वो उस लड़की का भी कत्ल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रुक जाता है वो, क्योंकि अभी अभी जेल से छूटा है ना, सोच रहा होगा कि दोबारा कौन जाएगा जेल, इसलिए वो कोई मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। मिनशू तो वहां से बचकर निकल जाती है, लेकिन दलाल को डांटती है कि आइंदा ऐसे जंगली जानवर के पास मत भेजना मुझे। और यहाँ पर कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। शिनू ये सब कुछ देख रही होती है। 15 साल से शिनू इसी दिन का इंतजार कर रही थी। उसने ठान लिया था कि उसके पापा के कत्ल में जिन लोगों का भी हाथ था वो उन सबको खत्म करेगी, इसलिए वो हर उस इंसान को फॉलो करती है जो किम से मिला हुआ है। वो दलाल ना बारिश में एक जगह पर सुसु कर रहा होता है। अब शिनू उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है तो दलाल के पास एक और आदमी खड़ा हो जाता है और वो दलाल पर सुसु करने लगता है। दलाल उसे डांटता है, लेकिन वो आदमी चुपचाप एक सर्जिकल नाइफ से दलाल का गला काट देता है। फिर वो कार में बैठे मिनशू का भी इस तरह खात्मा कर देता है। शिनू कंफ्यूज होकर घर चली आती है, क्योंकि वो खुद इन दोनों का कत्ल करने आई हुई थी, लेकिन उन्हें तो कोई और मार कर चला गया। घर पर उसने पिछले 15 सालों से किम के किए हुए कत्ल, उसकी इन्वेस्टिगेशन, वो किन किन लोगों से मिला हुआ था, इसके बारे में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई थी। अगले दिन दलाल और मिनशू के कत्ल की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। यंग अपने असिस्टेंट से पूछता है कि तुम दोनों को तो मैंने किम के पीछे लगा रखा था ना, फिर उसने ये कत्ल कैसे कर डाले। वो बताते हैं कि सर ये कत्ल किम ने नहीं किए होंगे। हमने उसी होटल के रिसेप्शन में पूछताछ की जहां पर किम रहता था। वो सुबह होटल के अंदर गया और अगले दिन सुबह ही होटल के बाहर निकला था, पर सर उस होटल का सीसीटीवी कैमरा भी काम नहीं कर रहा था। अब ये सुनकर यंग के समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। यंग किम को स्टेशन बुला भेजता है और पूछता है कि तुमने उन दोनों का कत्ल क्यों किया। किम कहता है देखिए पहले तो वो कत्ल मैंने नहीं किए, पहली बात है, और ऊपर से उसके आसपास कोई सबूत भी नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने किए, और मैं सारा दिन होटल के अंदर ही था, फिर मैं कत्ल कैसे कर सकता हूँ। यंग भी कहता है चलो मान लिया, लेकिन मिनशू जिसका कत्ल हुआ है वो रात भर तुम्हारे साथ थी। किम कहता है हाँ वो मेरे साथ थी, 15 साल बाद किसी लड़के से मिल रहा हूँ, इसमें आपको क्या तकलीफ है सर, और वैसे वो इन्फॉर्मर कौन है जिसने आपसे ये कहा कि मैंने कत्ल किया था। यंग कहता है कि अगर बता दूंगा तो तुम उसको भी मार डालोगे है ना। नहीं सर मुझे कत्ल करने का मूड नहीं है आजकल। यंग तो गुस्से में उसकी छाती पर लात मारकर उसको गिरा देता है और कहता है कि एक न एक दिन तो तुम मेरे हाथ बुरे फंसोगे बेटा, तब देख लूंगा तुमको। किम भी उठकर चला जाता है, लेकिन शिनू से टकरा जाता है और शिनू नीचे गिर जाती है। किम फिर उसको हाथ देकर उठाता है और उसके आईडी पर उसका नाम देखकर चला जाता है। शिनू बहुत देर तक अपना हाथ धोती क्योंकि उसे अपने पापा के कातिल से हाथ मिलाना पड़ा। रात को जब सभी स्टेशन में सो जाते हैं तो शिनू क्या है ना, वो पेंसिल से कुछ बनाती है और फिर उस जगह जगह इरेजर से मिटाने लग जाती है। एंड तब रिवील होता है कि कल रात किम जिस होटल में था उसी होटल में शिनू भी ठहरी थी, क्योंकि जब मिनशू होटल से निकलकर दलाल की कार में बैठी उसी सीन को शिनू ने एग्जैक्टली ड्रॉ करके रखा होता है। फिर उस ऊंची बिल्डिंग पर बैठकर वो अपनी माँ को देखने लग जाती है और हमेशा की तरह उसका पति शराब पीकर उसको बहुत मारता भी है। मारकर जब वो बाहर आता है तो शिनू पूछती है कि तुमने मेरी माँ को क्यों मारा। वो कहता है वो मेरी बीवी है, मैं उसे मारूं जिंदा रखूं तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम, और ज्यादा बोली तो तुम्हें भी मारूंगा। शिनू को इतना गुस्सा आता है ना, वो एक पत्थर उठाकर उसके मुंह पे मार देती है, वो भी इससे कुड़कर गिर पड़ता है। शिनू कहती है कि पत्नी को मारने वाले तुम जैसे जल्लाद को ना जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, कहकर वो उसी पत्थर से उसे और मारकर उसकी जान ले लेती है। तो अगली सुबह किम घर से बाहर निकलता है तो यंग के दोनों असिस्टेंट्स कार में बैठे सो रहे होते हैं। वो उनकी फोटो क्लिक करके जगाता है और कहता है सर मुझे फॉलो करने के बजाय आप लोग आराम से सो रहे हैं क्या, अरे काम करिए अपना, सावधान रहिए कहीं मैं किसी का कत्ल ना कर डालूं, और वैसे भी कहीं किसी और का कत्ल हो गया तो आप लोग मुझ पर इल्जाम डालोगे, तो जरा ध्यान से मुझ पर पूरी तरह नजर रखो। कहकर वो आराम से जॉगिंग करने लग जाता है। रास्ते में शिनू की माँ के दूसरे पति की लाश पड़ी होती है, जिसे कल रात पता है ना किसने मारा, शिनू ने।
अब उसको देखकर किम को लगता है कि इस आदमी का कातिल यहीं आसपास में होगा। तभी वो कुछ दूर पर खड़ी शिनू को देख रहा होता है और उसे चेज करने लगता है, लेकिन शिनू भागकर पार्क में कुछ लोगों के बीच मिक्स हो जाती है, जिससे किम उसको पकड़ नहीं पाता। अगले सीन में हमको पता चलता है कि शिनू ये सब प्लान ही कर रही थी। उसने प्लान किया था कि माँ के दूसरे पति को पत्थर से वो मार डालेगी और लाश को सड़क पर फेंक देगी। वो चाहती थी कि कातिल वहां पर आए और शिनू को चेज करे। ये सब दोस्तों शिनू का ही प्लान था। अब देखो वो किस कातिल के बारे में बात कर रही है, आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन वो सब कुछ क्यों कर रही है ये भी फिलहाल क्लियर नहीं है। दूसरी ओर शिनू की माँ को उसके पति की लाश दिखाई जाती है। पुलिस चीफ यंग से पूछता है कि क्या शिनू ये बात जानती है। यंग कहता है नहीं, वो नहीं जानती। और सर किम के जेल से छूटे हुए 10 दिन भी नहीं हुए और उसके अंदर वो 3 कत्ल कर चुका है। एक काम करते हैं, उसे वापस अरेस्ट कर लेते हैं। चीफ कहता है देखो फिर वही वाली बात है, बिना वारंट या प्रूफ के हम उसको अरेस्ट नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि तुम बेवजह कातिलों के लिए किम पर शक कर रहे हो और इसी बात का फायदा उठाकर कोई और कातिल ये सारे कत्ल कर रहा है। इसलिए काम करो, अपना दिमाग जरा क्लियर करो और उस नए कातिल को ढूंढो। कट करके उस दूसरे कातिल को दिखाते हैं जिसने दलाल और मिंशु का कत्ल किया था। लगता है इसी कातिल के बारे में उस समय शिनू बात कर रही थी। अब वो कातिल एक मीट शॉप में काम करता है। काम खत्म करके वो बाल काट कर एकदम टिप टॉप ड्रेस करके होटल में जाता है जहाँ पर किम रहता है। किम भी मजे से गेम खेल रहा होता है। तभी वो मीट शॉप वाला नकली चाबी से दरवाजा खोल कर अंदर आ जाता है। असल में किम ने बेड पर ऐसी सेटिंग की होती है जैसे कि वो बेड पर सोया हुआ है, पर असल में वो बाथरूम में होता है और चाकू लिए बिल्कुल तैयार खड़ा होता है। कातिल दरवाजा खोल ही रहा होता है कि किम झट से दरवाजे में चाकू खोपता है और उस मीट शॉप वाले के हाथ पर चाकू उतार देता है, लेकिन वो जरा भी आवाज नहीं करता। किम चाकू निकालकर फिर से हमला करता है, लेकिन तभी किम को यंग की आवाज सुनाई देती है और वो बाहर आ जाता है। तो कातिल उस समय वहां पर नहीं होता। किम अब यंग से पूछता है कि आप मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं सर। यंग कहता है कि सुबह से तुम होटल के बाहर नहीं निकले तो सोचा चेक करने आ जाऊं। तभी वो मीट शॉप वाला यंग के पीछे खड़ा हो जाता है, जिसको किम देख लेता है। यंग भी समझ जाता है और पूछता है कि मेरे पीछे कौन है, कोई है क्या। किम कहता है हाँ, और तभी छट से यंग किम को पकड़कर पीछे मुड़ता है और उस कातिल को शूट करने वाला होता है, पर वहाँ कोई नहीं होता। दूसरी ओर अपने शिनू को दिखाते हैं। वो अपनी माँ के घर जाती है तो वहाँ उसकी माँ जहर खाकर मर चुकी है। उनके हाथ में शिनू के बचपन की फोटो होती है। शिनू बेचारी टूट जाती है कि पापा की तरह माँ भी मुझे छोड़कर चली गई है। दूसरी ओर किम होटल में जाकर खा रहा होता है। तभी यंग आकर पूछता है कि भाई इतने कत्ल करके तुम चैन से कैसे खा सकते हो। वो कहता है सर आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन हाल ही में हुए 3 कत्लों में मेरा कोई हाथ नहीं है। लेकिन हाँ, एक सरप्राइज देना चाहता हूँ आपको। आपने जो मेरे नाम 7 खून का हिसाब लिखा हुआ है ना, वो गलत है। असल में मैंने 5 और कत्ल किए हैं और उन सब की बॉडीज को मैंने कहीं दफनाया हुआ है। आप तो उनका अभी तक पता भी नहीं लगा पाए। यंग चिढ़कर उसके सर पे बोतल ही तोड़ देता है। फिर उसको बाहर ले जाकर कहता है कि अभी अभी जो तुमने कहा उसे पुलिस स्टेशन में आकर कहो। वो इनकार कर देता है। यंग और गुस्सा होकर उसे अब शूट करने जाता है, लेकिन उसका असिस्टेंट उसे रोक लेता है कि सर रहने दीजिए। दूसरी ओर दिखाते हैं तो शिनू घर पर होती है। न जाने क्यों उसको ऐसा लगता है कि वो इस केस में जिस दिशा में जा रही है वो गलत है। वो कुछ न कुछ मिस कर रही है, उसको ऐसा लगता है। अचानक उसको एक बहुत बढ़िया चीज सूझती है और वो फर्श पर बिछी न्यूज़पेपर कटिंग्स में से सिर्फ कुछ न्यूज़पेपर को कट करके निकाल लेती है, उन्हें बोर्ड पर अलग अलग चिपका देती है। एंड तब जाकर वो रियलाइज करती है कि कातिल एक नहीं 2 लोग हैं और दोनों अलग अलग कत्ल कर रहे हैं। एक कातिल है किम जो 15 साल जेल में था और दूसरा वो मीट शॉप वाला जो किम का कत्ल करने होटल गया था। असल में बचपन में ये दोनों फ्रेंड्स थे। किम एक लड़की से प्यार करता था और उसने ये बात अपने दोस्त को बताई, पर दोस्त ने कहा कि मैं भी उस लड़की से प्यार करता हूँ। एंड इस बात पर बचपन में इन दोनों की लड़ाई हो गई। यहाँ ये भी रिवील होता है कि इन दोनों को बचपन से कत्ल करने का पता नहीं एक अजीब सा शौक चढ़ा हुआ था। वो कुत्तों और दूसरे जानवरों को मारकर प्रैक्टिस किया करते थे कि फ्यूचर में इस तरह इंसानों का हम कत्ल करेंगे। यहाँ यंग को पता चलता है कि जब किम जेल में था तो वो अक्सर किसी को कॉल किया करता था। उसके बारे में वो पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है और तब उसको एक बात पता चलती है। किम के बारे में पुलिस को बताने वाला वो इन्फॉर्मर था जोंग, और ये वही मीट शॉप वाला है जो किम का कत्ल करने की कोशिश कर रहा है। यही नहीं, 15 साल पहले किम की गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दिया था और किम ने उसका कत्ल कर दिया। इसी केस में उसे 15 साल की सजा मिली थी और उस कत्ल के बारे में पुलिस को जोंग ने इन्फॉर्म किया था। मतलब सिर्फ इसकी वजह से किम को सजा हुई थी, अपनी गर्लफ्रेंड को मारने के चक्कर में मतलब। पर हैरानी की बात ये थी कि ये दोनों एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े हुए थे और 15 साल बाद अब किम अपने दोस्त जोंग को ढूंढ रहा है क्योंकि जोंग ने उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया था। दूसरी ओर शिनू एक पेट शॉप में जाकर कहती है कि मेरे साइज का एक डॉग कॉलर दीजिए प्लीज। वो औरत चौंक जाती है कि अरे इतना बड़ा कुत्ता होता है क्या। शिनू भी डगमगाकर कहती है मतलब सबसे बड़ा कॉलर दिखाइए आप। एंड वो औरत भी एक बड़ा कॉलर दे देती है। यहाँ यंग को दिखाते हैं तो अपनी टीम से कहता है किम और जोंग दोनों को अलग अलग फॉलो करो और जब दोनों एक जगह मिले तो वहां पर उन्हें अरेस्ट कर लो।
दूसरी ओर शिनू एक वैन में खाली बोतल्स भर कर लेकर आती है। वहाँ किम ने भी जॉन के शॉप का पता लगा लिया होता है। वो जॉन से पूछता है कि मेरा दोस्त होकर तूने मुझे पुलिस में क्यों फंसवाया बेटा, और तेरी वजह से मुझे 15 साल जेल की हवा खानी पड़ी। जॉन कहता है अच्छा, तूने मेरी गर्लफ्रेंड को धमकाकर अपनी गर्लफ्रेंड बनाया और फिर उसे बेरहमी से मार दिया, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। किम उसे धमका कर जाता है कि आज के बाद तुम कभी चैन से नहीं रह पाओगे और हर पल अपनी मौत का बेटा बस इंतजार करो। अब जॉन्ग अपना काम खत्म करके घर आता है तो उसके पैर में कांच के टुकड़े चुभते हैं। सामने शिनू भी बैठी होती है और पूरे घर में उसने बोतल्स के टुकड़े बिछा रखे हैं। जॉन्ग चौंक कर कहता है कि ये कौन है। तब शिनू एक चार्ज्ड वायर उसके ऊपर फेंकती है और शॉक लगने से वो ग्लास पीसेस पर पैर रख जाता है, वहीं पर मर भी जाता है। तब शिनू देखती है कि उसके हाथ छिले हुए हैं और वो समझ जाती है कि अच्छा, किम कत्ल करता था और उन लाशों को जॉन्ग काटता था। अब वो किम का खात्मा करने के लिए निकल जाती है। कट करके किम को दिखाते हैं जो सोने जाता है, लेकिन बिस्तर के नीचे किसी चीज को फील करके वो चादर हटाता है। वहाँ जॉन्ग की लाश होती है जिसे प्लास्टिक कवर में लपेटकर उसके गले में डॉग कॉलर बांधा गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किम कत्ल करता था। अब तो पुलिस को यही लगेगा ना कि किम ने जॉन्ग का कत्ल किया है। यह सब कुछ दोस्तों अपने शिनू का प्लान था, लेकिन अचानक शिनू पीछे से किम की पीठ पर चाकू उतार देती है और कहती है कि तुम्हारी रीढ़ की तीसरी हड्डी पर चाकू लगा हुआ है, अब तुम जरा भी हिल नहीं सकते। किम पूछता है कि तुम हो कौन। शिनू कहती है कि याद करो, बचपन से मेरा एक ही लक्ष्य रहा है और वो है तुम्हें सजा दिलाना। किम कहता है तो फिर मार डालो ना मुझे। शिनू कहती है नहीं नहीं नहीं, इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, तुम्हें पुलिस के हवाले करके फांसी पर चढ़ाऊंगी। कहकर वो डॉग कॉलर से किम की गर्दन को कसने लग जाती है। किम कहता है मुझे मार डालो, वरना अगर मैं जिंदा बच गया ना तो फिर तुम्हें बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं आएगा। पर शिनू उसको मारती नहीं। कुछ देर में वो बेहोश हो जाता है और शिनू वहां से निकल जाती है। एंड जब उसे होश आता है तो उसे पुलिस के आने की आवाज आती है और वो बच निकलता है। पुलिस आकर देखती है तो उन्हें जॉन्ग की लाश मिलती है। वहाँ उन्हें थोड़ा सा किम का खून भी मिलता है जो अभी सूखा नहीं है, मतलब वो अभी इस बिल्डिंग से बाहर नहीं गया होगा, यहीं किसी कमरे में होगा। ये सोचकर वो हर कमरे को चेक करने लग जाते हैं। तभी एक कमरे में जूनियर असिस्टेंट को खून से लथपथ हालत में एक लड़की मिलती है और उसके नीचे उसका बॉयफ्रेंड भी वैसी ही हालत में पड़ा होता है। उन्हें फिर तुरंत एम्बुलेंस में हॉस्पिटल भेजा जाता है। अब यंग देखता है कि बेड के नीचे से खून अभी भी निकल रहा है। असल में दोस्तों बेड के नीचे उस लड़की का असली बॉयफ्रेंड पड़ा हुआ है, मतलब जिसे इन लोगों ने एम्बुलेंस में भेजा था वो उस लड़की का बॉयफ्रेंड नहीं बल्कि किम था। एम्बुलेंस में एक पुलिस ऑफिसर उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे और तुम्हारे बॉयफ्रेंड की यह हालत किसने की। तभी किम आंखें खोलता है और उस पुलिस वाले का खात्मा कर देता है। फिर वो उस लड़की को भी मार डालता है। एंड अब पुलिस डिपार्टमेंट में इन सबका सीनियर ऑफिसर आ जाता है और सभी को अच्छा खासा सुनाता भी है कि बेवकूफ हो तुम सभी, वो कातिल तुम्हारे इतने पास था लेकिन तुम सबने मिलकर अपनी नाक के नीचे से उसको बचा लिया। अब न जाने वो बाहर कितने लोगों की जान लेगा। अगर जल्द से जल्द उसको पकड़ा नहीं तो तुम सबकी पूरी नौकरी खा लूंगा मैं। दूसरी ओर शिनू लंदन में एक वायलिन कंपटीशन के लिए तैयार होने लग जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और किम भी पुलिस में फंस जाएगा। पर दूसरी ओर किम जॉन्ग के घर में होता है और ग्लास बॉटल्स के टुकड़े देखकर वो समझ जाता है कि उस लड़की ने यानी शिनू ने पक्की प्लानिंग करके जॉन्ग को उसी तरह मार डाला जैसे किम कत्ल करता था, और शिनू के अकॉर्डिंग किम को सजा मिलेगी। पूरी पुलिस फोर्स किम के पीछे पड़ी हुई है, इसलिए वो एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के ड्रेस में एक टेलीफोन बूथ में जाता है। वहाँ वो एक न्यूज मीडिया कंपनी को कॉल करके कहता है कि जॉन्ग का कत्ल मैंने नहीं किया, किसी और ने किया है और मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की गई है। अगले दिन दिखाते हैं तो शिनू लंदन जाने के लिए एयरपोर्ट पर वेट कर रही होती है। एंड तब जाकर वो न्यूज देखती है कि किम पुलिस के हाथ नहीं लगा, वो बच निकला। शिनू तुरंत अपना टिकट कैंसिल करके एयरपोर्ट से निकलती है क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ है। दूसरी ओर सीनियर ऑफिसर यंग की टीम के धज्जे उड़ाने लग जाता है कि जॉन्ग की बॉडी पर कहीं भी किम के फिंगरप्रिंट्स नहीं है, फिर भी तुम लोगों ने ये कैसे डिसाइड कर लिया कि किम ने ही जॉन्ग को मार डाला। अरे मुंह में रसगुल्ले दबा के रखे हो क्या सभी, कुछ तो बोलो। एंड यहाँ किम सोच में पड़ जाता है कि वो लड़की है कौन जिसने जॉन्ग की जान ली और मुझे फांसी दिलाना चाहती है। वो याद करता है कि 15 साल पहले मैंने 12 कत्ल किए, वो जरूर उन्हीं में से किसी के रिश्तेदार या दोस्त होगी या किसी की बेटी वगैरह हो सकती है। उसके बोलने का ढंग, उसकी आवाज, उसकी ताकत वगैरह से ये तो लगता है कि वो 20-22 साल की होगी। शायद मैंने उसको कहीं देखा भी होगा, हो सकता है। इस तरह दोस्तों से कुछ बातें याद आ जाती है। यहाँ शिनू को दिखाते हैं जो अपने बचपन की कुछ बातें याद करती है। शिनू की माँ उसे और पार्क को छोड़कर चली गई थी और उसने दूसरी शादी कर ली थी। तब शिनू की देखभाल उसके पापा पार्क करते थे। शिनू को अपने पापा का बनाया हुआ खाना बहुत ही अच्छा लगता था और कहती थी कि पापा जब भी मैं बड़ी होंगी ना तो ऐसे आदमी से ही शादी करूंगी जो आपकी तरह बढ़िया खाना बनाता हो। पार्क को हंसी आ जाती है और वो शिनू के साथ खेलने लग जाता है और पूछता है कि बेटा तुमने होमवर्क किया या फिर नहीं। ये सब कुछ सोचकर प्रेजेंट में शिनू बहुत रो रही होती है, थोड़ा इमोशनल हो जाती है बेचारी। वो अपने पापा की फोटो देखकर कहती है पापा मेरा होमवर्क अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही मैं उसे पूरा कर लूंगी और आपको न्याय जरूर दिलवाऊंगी। इसी बीच किम एक ब्राउजिंग सेंटर में होता है।
वहाँ का इंचार्ज कहता है कि सर प्लीज यहाँ पर काफी बच्चे बैठे हुए हैं, आप सिगरेट मत पीजिए। किम उसे घूरने लगता है तो वो बिना कुछ कहे बाहर चला जाता है। लेकिन तब वो सेंटर वाला रियलाइज करता है कि ये तो वही कातिल है जिसे पुलिस ढूंढ रही है। वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। किम इंटरनेट पे सर्च करता है तो पता चलता है कि शिनू की माँ के दूसरे पति का जो कत्ल हुआ था उसके बारे में एक न्यूज आर्टिकल छपा था। उसमें लिखा था कि इस विक्टिम की पत्नी का पहला पति डिटेक्टिव पार्क था। एंड बड़ी आसानी से किम पता लगा लेता है कि डिटेक्टिव पार्क जिसका किम ने ही कत्ल किया था, शिनू उसकी ही बेटी है और इसीलिए वो किम को सजा दिलाना चाहती है। यहाँ शिनू हमेशा की तरह पुलिस स्टेशन में होती है और पेंसिल से शेड करके इरेजर से मिटाकर एक ड्राइंग बना रही होती है जो दिखने में एकदम पार्क के जैसे लगती है। इतने में यंग और उसका जूनियर ब्राउजिंग सेंटर पहुंच जाते हैं। यंग तो अपने जूनियर को कार में वेट करने को कहता है और अकेला अंदर जाता है। फिर ऊपर की तरफ शूट करके कहता है कि 1 मिनट, मैं क्रिमिनल को ढूंढ रहा हूँ, प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, सभी दीवार के पास लाइन में खड़े हो जाइए। स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसा ही करते हैं और तब किम दरवाजे के पीछे छुपा होता है। यंग उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन कहाँ, वो तो बहुत तेज है। यंग से बचने के लिए ग्लास तोड़कर बाहर कूद जाता है। फिर बाहर खड़ी पुलिस की कार में बैठे जूनियर पर हमला करके वो पुलिस कार में ही बच निकलता है। यंग तुरंत सारे सिग्नल्स और पुलिस ऑफिसर्स को अलर्ट कर देता है कि मेरी कार जहां भी दिखे उसे रोक लो, कातिल उसी में बचकर निकला हुआ है। कंट्रोल रूम से भी वो हर सिग्नल पर सीसीटीवी कैमरा को मॉनिटर कर रहे होते हैं लेकिन कहीं पर भी यंग की कार नहीं दिखती। असल में पूरी पुलिस फोर्स को सड़कों पर बैठाकर किम सीधे पुलिस स्टेशन आ जाता है। लगता है इसका कॉन्फिडेंस अलग ही है भाई, अलग लेवल पर चल रहा है। खैर यहाँ शिनू जान जाती है कि किम स्टेशन के अंदर आ गया है। वो उसे कुछ नहीं करती बल्कि उसकी नजरों से छुप जाती है, लेकिन उसके रिएक्शन से पता चलता है कि उसके दिमाग में पक्का कोई प्लान है। किम स्टेशन के कंट्रोल रूम में जाकर खुद को एक पुलिस ऑफिसर बताता है और कहता है कि 15 साल पहले पार्क नाम का एक डिटेक्टिव था जिसका कत्ल हुआ था। ऑफिसर कहता है अच्छा वो पार्क, मिस्टर पार्क की जब मौत हुई थी तो उनकी बेटी बहुत छोटी थी बेचारी, लेकिन अब तो वो यहीं पुलिस स्टेशन में काम करती है, उसका नाम शिनू है। बस फिर क्या था, किम को याद आता है कि उस दिन पुलिस स्टेशन में वो जिस लड़की से टकराया था उसने उसका आईडी देखा था और उस पर भी यही नाम था। तो बस वही पार्क की बेटी है जो मुझे मारने की कोशिश कर रही है, उसे पता चल जाता है। तब ऑफिसर बताता है कि वो अभी तक तो यहीं पर थी, अभी घर के लिए निकली है। किम शिनू का एड्रेस मांगता है। तब जाकर ऑफिसर को शक होने लग जाता है कि यहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर शिनू को जानते हैं और उसका घर भी जानते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अब दोस्तों 1 मिनट के लिए तो किम उसको मारने की सोचता है लेकिन खुद को रोक लेता है और कहता है कि मैं कल ट्रांसफर लेकर यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मैं उसको नहीं जानता। ओह अच्छा सर, तब तो ठीक है। ये कहकर वो किम के लिए शिनू का एड्रेस ढूंढता है। दूसरी ओर शिनू उसी पेट शॉप में जाकर एक और बड़ा डॉग कॉलर मांगती है। वो औरत पूछती है कि पहले जो कॉलर ले गई थी उसका क्या हुआ। शिनू कहती है एक्चुअली मेरे पास एक और बड़ा कुत्ता है ना, उसके लिए चाहिए। यहाँ किम पुलिस स्टेशन में अपना काम खत्म करके चला जाता है एंड तब जाकर पुलिस को पता चलता है कि वो पुलिस स्टेशन आया था। उनकी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल जाती है क्योंकि एक कातिल बिंदास पुलिस स्टेशन में घुसकर अपना काम करके निकल गया और ये लोग पूरे शहर में उसे ढूंढ रहे होते हैं। वहाँ किम शिनू के घर के पास पहुंच जाता है। घर के अंदर शिनू अपने पापा को दिए हुए उस पुरस्कार को यानी बैच को अपनी ड्रेस पर लगाकर गले में एक स्कार्फ भी पहन लेती है जो उसने खुद बनाया था। ये सब कुछ पहनकर वो बाहर निकलती है। किम शिनू के बेसमेंट में उतरने लग जाता है और घर का कॉलिंग बेल भी बजाता है। अचानक लाइट्स ऑफ होते हैं और अंधेरे में छुपी हुई शिनू किम के पैर पर चाकू घुसा देती है। वो भी शिनू के हाथ में चाकू घोंप देता है और कहता है मैंने तुमसे उसी दिन कहा था कि मुझे मार डालो पर तुम नहीं मानी, अब तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों होगी। शिनू कहती है कि तुम मेरे पापा के कातिल हो और मैं 15 साल से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कहकर वो किम के सर पे जोर जोर से मारकर वहां से भागती है। किम भी उसका पीछा करता है एंड अब पुलिस को पता चलता है कि किम ने शिनू का एड्रेस मांगा था तो वो समझ जाते हैं कि वो शिनू के पास गया होगा। शिनू यहाँ जंगल में चली जाती है लेकिन किम उसको पकड़ लेता है। शिनू फिर उसके पैर में चाकू घोंपकर वहां से भागती है और यंग को भी कॉल करके बता देती है। अब पुलिस शिनू के घर जाने के बजाय उस लोकेशन की ओर निकलती है जहां वो भाग रही है। किम फिर उसे पकड़ लेता है लेकिन शिनू पानी में पड़े एक बड़े पत्थर को उठाकर उसके सर पे मार देती है और पास ही एक पार्क में चली जाती है। कि वहां पर आता है तो शिनू को झूला झूलते हुए देखकर कहता है चुपचाप नीचे उतर जाओ, पर शिनू कहती है मैं नहीं उतरूंगी। मतलब कॉमेडी वाला सीन हो गया यहाँ पर। वो अपना स्कार्फ उतार कर नीचे फेंक कर कहती है कि अंकल यंग को दे देना एंड किम स्कार्फ को लात मारकर कहता है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। अब शिनू जो धीरे धीरे झूल रही थी वो अब तेज झूलने लग जाती है और कहती है तुमने भी कत्ल किया और मैंने भी कत्ल किए हैं, इसीलिए हम दोनों अब मिलकर सजा भुगतेंगे। झूलते झूलते शिनू को साफ दिखाई देता है कि पुलिस पास आ गई है और अब किसी भी वक्त पार्क में आ जाएगी। शिनू कहती है कि सारी मुसीबत की जड़ तुम हो,
तुम कभी बच नहीं पाओगे। एंड तब पता चलता है कि शिनू ने अपने गले में डॉग कॉलर बांध के रखा हुआ है। उस कॉलर का चेन उसने अपने ऊपर बांध के रखा हुआ था। वो कहती, पापा मैंने आखिर अपना होमवर्क पूरा कर ही लिया। वो किम से कहती है कि तुमने 12 कत्ल किए थे ना, वो नंबर गलत है, ये तुम्हारा 13वां कत्ल है। कहकर शिनू झूले से अपने पैर उठा लेती है और ठीक उसी वक्त पुलिस पार्क में एंटर करती है। शिनू डॉग कॉलर से लटक रही होती है और गर्दन टूट जाने से उसकी मौत। ये क्या है भाई? शिनू चाहती थी कि पुलिस किम को रंगे हाथों पकड़े और पुलिस को साफ साफ ये पता चले कि ये कत्ल भी किम नहीं किया है। इसलिए शिनू ने ये सब कुछ प्लान किया था। लेकिन कातिल को सजा दिलाने के लिए शिनू को अपनी जान देने की क्या जरूरत थी? यही मुझे भी लगा यार। लेकिन बचपन से शिनू अपने पापा के कातिल को कानूनन सजा दिलवाना चाहती थी, क्योंकि वो एक पुलिस डिटेक्टिव की बेटी थी ना। वो कभी कातिल को खुद नहीं मारना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी तरफ से किम को कातिल साबित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस कोशिश में उसे किम के दोस्त जोंग की जान लेनी पड़ गई। एंड किम ने न्यूज मीडिया को कॉल करके बता दिया था कि जोंग का कत्ल किसी और ने किया है। ऐसे में किम को सजा दिलाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए शिनू ने फैसला किया कि इतने सारे कत्ल करने के बाद भी कातिल को जो सजा नहीं मिली वो मैं उसे दिलाऊंगी, और वो भी अपनी जान देकर। वैसे अपनी जान देने का प्लान शिनू ने अभी रिसेंटली नहीं बनाया था, बल्कि कई साल से उसके मन में ये सेकंड ऑप्शन था कि अगर कोई रास्ता काम नहीं आएगा तो वो खुद मरेगी। इसलिए उस दिन वो जानबूझकर किम के सामने खड़ी हुई और अपना पीछा करवा कर इस पार्क में लेकर आई। ये उसका एक्सपेरिमेंट था कि वो कैसे किम को यहाँ पर लेकर आएगी, है ना दोस्तों? तो ये ट्विस्ट आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिल्कुल भी, मैंने भी नहीं किया था। खैर, शिनू के मरने के बाद कोर्ट में साबित हो जाता है कि उसका कत्ल किम ने किया है और इस बार उसको फांसी की सजा हो जाती है। किम तो एक शब्द भी नहीं कहता और चुपचाप सजा स्वीकार कर लेता है। शिनू इतना खतरनाक प्लान करेगी और वो भी इतने सालों से वो इतनी पक्की प्लानिंग करेगी, ये किम ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। यंग अब शिनू के घर पर आता है, तब उसको पता चलता है कि इतने सालों से वो इस साइको कातिल के बारे में कितना रिसर्च कर चुकी थी और कितनी अटल थी वो अपने फैसले को लेकर। इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। हाँ, हो सकता है एंडिंग आपको अच्छी ना लगी हो, पर दिस इज मूवी। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।